सत्ता के नशे में चूर एक घमंडी पुलिस वाले ने जब एक गरीब पिता और उसकी साधारण सी दिखने वाली बेटी का सरेआम अपमान किया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसकी अपनी ही वर्दी कैसे उसके गले की फांस बनने वाली है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस कड़िड़िछवे सच को उजागर करती है जहां कुर्सी और वर्दी का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे थोड़ी सी ताकत मिलने पर कुछ लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस जनता को वो कीधे मकोधे समझते हैं उसी जनता के खून पसीने की कमाई से उनकी वर्दी का रुतबा कायम है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। यह कहानी सिर्फ एक चालान कटने की नहीं है, बल्कि यह एक बेटी के उस मौन की कहानी है जिसने बिना कोई शोर मचाए सत्ता के अहंकार को घुटनों पर ला दिया था। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका अंत आपको एक बहुत गहरी और जरूरी सीख देकर जाएगा। प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में केदारनाथ जी रहते थे। केदारनाथ जी एक बहुत ही सीधे सादे और ईमानदार रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। उनकी जीवन भर की सबसे बड़ी पूंजी उनकी इकलौती बेटी नंदिनी थी। नंदिनी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका स्वभाव बिल्कुल अपने पिता की तरह शांत और शालीन था। उसने हाल ही में देश की सबसे कठिन प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की थी और संयोग से उसे अपना पहला कार्यभार अपने ही गृह जिले प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में संभालना था। नंदिनी ने अपने इस पद का कोई दिखावा नहीं किया था। वह जानती थी कि असली ताकत रौब झाँकने में नहीं, बल्कि बदलाव लाने में है। जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने से एक दिन पहले नंदिनी अपने पिता केदारनाथ जी के साथ शहर के बाजार में कुछ जरूरी सामान खरीदने गई थी। दोनों बाप बेटी एक बहुत ही पुराने और साधारण से स्कूटर पर सवार थे। नंदिनी ने एक सादा सा सूती सूट पहना था और चेहरे पर एक सूती दुपट्टा लपेटा हुआ था ताकि चिलचिलाती धूप से बच सके। केदारनाथ जी ने भी अपनी वही पुरानी धोती और खादी का कुर्ता पहना हुआ था। कोई उन्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की कल इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनने वाली है। दोपहर का समय था। शहर के मुख्य चौराहे पर यातायात पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वहां का प्रभारी हवलदार भैरव सिंह था। भैरव सिंह पूरे इलाके में अपनी गुंडागर्दी और भ्रष्ट आचरण के लिए कुख्यात था। वह रसूखदार और बद्दे लोगों की गाड़ियों को तो दूर से ही सलाम ठोक कर निकाल देता था, लेकिन गरीब और सीधे साधे लोगों को रोककर उन्हें घंटों परेशान करना और उनसे अवैध वसूली करना उसका रोज का काम था। जब केदारनाथ जी का स्कूटर चौराहे के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भैरव सिंह एक बूढ़े फल वाले दीनबंधु को बहुत बुरी तरह गालियां दे रहा था। दीनबंधु की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी ठेला गाड़ी से भैरव सिंह की सरकारी मोटरसाइकिल पर हल्की सी खरोंच लग गई थी। भैरव सिंह ने दीनबंधु के ठेले को लात मारकर पलट दिया था और सारे फल सड़ दचक पर बिखर गए थे। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे घर में बीमार पत्नी है, ये फल बिकेंगे तभी मेरे घर का चूल्हा जलेगा। दीनबंधु जमीन पर गिरे अपने फलों को समेटते हुए रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था। भैरव सिंह ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा दीनबंधु की पीठ पर जोर से मारा और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी? अभी तुझे थाने ले जाकर तेरी सारी गरीबी निकालता हूं। केदारनाथ जी से एक गरीब पर हो रहा यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने अपना स्कूटर किनारे लगाया और भैरव सिंह के पास जाकर बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हवलदार साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं। इस गरीब से अनजाने में गलती हो गई है। इसके सारे फल भी बर्बाद हो गए हैं। कृपया इसे माफ कर दीजिए। ऐसे सरेआम किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। यह सुनते ही भैरव सिंह का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सत्ता के नशे में चूर उस हवलदार ने केदारनाथ जी को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा और फिर बहुत ही भद्दे तरीके से हंसते हुए बोला, ए बुढ़े, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं। खुद की शक्ल देखी है, फटे हुए कपड़े पहनकर ज्ञान बांटने चला है। तेरा ये खटारा स्कूटर किस कबाड़ खाने से चुरा कर लाया है रे?
नंदिनी, जो अब तक चुपचाप खद्दी सब देख रही थी, वह आगे बढ़ी और अपने पिता का अपमान होते देख उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने गुस्से को बहुत ही गहराई में पी लिया। वह जानती थी कि यह समय सद्देक पर तमाशा करने का नहीं था। कहानी के इस मोड़ पर, जहां एक पिता को सरेआम अपमानित किया जा रहा है, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात पूछना चाहता हूं। दोस्तों, जब हमारे माता पिता का कोई अकारण अपमान करता है, तो हमारे खून का हर एक कतरा खौल उठता है। लेकिन जो इंसान क्रोध के उस उबलते हुए ज्वालामुखी को पीकर सही समय पर सही जवाब देना जानता है, वही असली विजेता होता है। अगर आप भी मानते हैं कि पद और वर्दी का अहंकार इंसान की इंसानियत को मार देता है और इस समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही समाज की आंखें खोलने वाली और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। भैरव सिंह का अहंकार इतने पर ही शांत नहीं हुआ। उसने केदारनाथ जी के स्कूटर की चाबी निकाल ली और बहुत ही घमंड से बोला, बड्ढा नेता बन रहा था ना तू इस फल वाले के लिए। अब मैं तुझे बताता हूं कि कानून क्या होता है। हेलमेट की बेल्ट ढीली है, स्कूटर के शीशे पर धूल है और तेरी आवाज में मेरे लिए सम्मान नहीं है। भैरव सिंह ने बिना किसी वैध कारण के अपनी रसीद बुक निकाली और 5,000 रुपए का एक भारी भरकम चालान काट दिया। चल बुढ़े, 5,000 रुपए निकाल, और अगर पैसे नहीं हैं तो इस स्कूटर को यहीं छोड़ डीएच और अपनी इस साधारण सी बेटी को लेकर पैदल अपने घर जा। भैरव सिंह ने रसीद केदारनाथ जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा। केदारनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। 5,000 रुपए उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब टटोली। तभी नंदिनी ने अपने पिता का हाथ पकड़ डीएच लिया। उसने अपनी आवाज को बिल्कुल शांत रखा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली शांति थी जो किसी बद्दे तूफान के आने से पहले होती है। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, मैं देती हूं। नंदिनी ने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले और भैरव सिंह के हाथ में रख दिए। हवलदार साहब, ये लीजिए आपके 5,000 रुपये, लेकिन मुझे इस चालान की पक्की रसीद और इस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। साथ ही अपना नाम और बिल्ला नंबर भी इस पर साफ साफ लिख दीजिएगा। नंदिनी ने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा। भैरव सिंह ने पैसे अपनी जेब में ठूंसे और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए। ले जा रसीद, भैरव सिंह नाम है मेरा। जा, जहां शिकायत करनी है कर ले। मेरे ऊपर बड्ढे बड्ढे नेताओं का हाथ है। तू और तेरा ये मास्टर बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल, अब हवा आने दे। नंदिनी ने वो रसीद चुपचाप अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधी, अपने पिता को स्कूटर पर बिठाया और दीन बंधु को उसकी मदद के लिए कुछ पैसे देकर वहां से चली गई। उसने भैरव सिंह को पलटकर एक बार भी नहीं देखा। अगली सुबह प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग ही हलचल थी। पूरे जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी नई जिलाधिकारी के स्वागत के लिए कतार में खाड़ी डीडीछे थे। नई जिलाधिकारी महोदया ने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहला आदेश यातायात पुलिस विभाग के लिए जारी किया था। उन्होंने शहर के सभी मुख्य यातायात प्रभारियों को तुरंत अपने कार्यालय में तलब किया था। भैरव सिंह जब अपने बाकी साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, तो उसकी छाती चौधी थी। उसे लग रहा था कि शायद नए जिलाधिकारी महोदया कल की शानदार वसूली के लिए उसे सम्मानित करने वाली है। उसने अपनी वर्दी को झाड़ी डी छोका, अपनी टोपी को थोड़ा तिरछा किया और एक अजीब सी अकदेच के साथ जिलाधिकारी के कक्ष केबिन में प्रवेश किया। दोस्तों, समय का पहिया बहुत ही खामोशी से घूमता है। जो इंसान आज सत्ता के अहंकार में गरीबों को कुचलता है, उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कल वही समय उसे कैसे जमीन पर पटकने वाला है। अगर आपको भैरव सिंह का यह घमंड खटक रहा है और आप भी सच्चाई की जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वर्मा स्टोरीज को बिना एक पल की देरी किए अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि ये आपको विश्वास दिलाती हैं कि इस दुनिया में न्याय आज भी जिंदा है। इस सत्य और धर्म के सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन पूरे दिल से अब भी दबाएं। कक्ष के अंदर बहुत शांति थी। शांति एक बड़ी सी लकड़ी की मेज के पीछे एक कुर्सी थी, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। भैरव सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जोर से सलामी दी। जय हिंद मैडम,
कुर्सी धीरे धीरे घूमी। भैरव सिंह के चेहरे पर जो घमंड की मुस्कान थी वह अचानक से जैसे जम गई। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसके पैरों तले की जमीन किसी गहरे खिसकते हुए पहाड़ की तरह खिसक गई। उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुर्सी पर वही साधारण सी लड़की बैठी थी जिसका उसने कल चौराहे पर सरेआम अपमान किया था, जिसके बूढ़े पिता को उसने अपशब्द कहे थे और जिससे उसने 5,000 रुपये का अवैध चालान वसूला था। नंदिनी आज उसी सूती सूट में थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो दुपट्टा नहीं था, बल्कि पूरे जिले की कमान संभालने वाले एक अधिकारी का प्रखर तेज था। नंदिनी ने अपनी मेज की दराज खोली और कल की काटी हुई वह चालान की रसीद निकाली। उसने उस रसीद को भैरव सिंह के सामने मेज पर रख दिया। तो हवलदार भैरव सिंह, कल आप कह रहे थे कि आप पर बड्ढे बड्ढे नेताओं का हाथ है और मुझे जहां शिकायत करनी हो मैं कर दूं। नंदिनी की आवाज पूरे कक्ष में एक चाबुक की तरह गूंजी। भैरव सिंह के पसीने छूट रहे थे। वह कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े था और अपने दोनों हाथ जोड़ाकर गिद्दाने लगा। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे बाल बच्चे हैं मैडम जी, मुझ पर रहम कीजिए। नंदिनी अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में कोई बदले की भावना नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा दुख और प्रशासनिक सख्ती थी। रहम? कल जब वो गरीब फल वाला अपनी बीमार पत्नी के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा था, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी भैरव सिंह? तुमने उस गरीब के फल सड़क पर फेंक दिए। तुमने एक बुजुर्ग पिता का अपमान किया। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी यह है कि तुमने इस वर्दी का असली अर्थ ही भुला दिया है। नंदिनी ने कमरे में खद्दे पुलिस कप्तान की तरफ देखा और बहुत ही सख्त आदेश दिया। कप्तान साहब, यह वर्दी जनता की रक्षा के लिए दी जाती है, उन्हें डराने और लूटने के लिए नहीं। जो पुलिस वाला एक गरीब और एक आम नागरिक का सम्मान नहीं कर सकता, उसे इस पवित्र वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं है। हवलदार भैरव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कल की गई अवैध वसूली और उस गरीब फल वाले के साथ की गई मारपीट के जुर्म में इन पर विभागीय जांच बैठाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उस फल वाले दीनबंधु के पूरे नुकसान की भरपाई भैरव सिंह के वेतन से की जाएगी। भैरव सिंह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। कल तक जो इंसान खुद को पूरे शहर का राजा समझता था, आज उसकी सारी अकद्दैच, उसका सारा घमंड उसी के आंसुओं में बह रहा था। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत उस डंडे में नहीं, बल्कि उस कलम में होती है जो न्याय के लिए चलती है। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। उस दिन के बाद से प्रतापगढ़ की सड्डा बैठकों पर कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब को बेवजह परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सका। नंदिनी ने बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही खामोशी से पूरे प्रशासन को यह संदेश दे दिया था कि अब इस जिले में अहंकार नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य सिखाती है। जब आप ताकतवर होते हैं, जब आपके पास सत्ता, पैसा या कोई भी रुतबा होता है, तो वह आपकी परीक्षा का समय होता है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आप अपने से ऊंचे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि आपकी इंसानियत इस बात से नापी जाती है कि आप उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो ऊपर वाला जब अहंकार तोड़ ढाता है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अपने अंदर की विनम्रता को कभी मत मरने दीजिए। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी समय आने पर आपके गुरूर को मिट्टी में मिला सकता है। अगर आपको आज की इस कहानी से जीवन की कोई नई और सच्ची सीख मिली हो और आप चाहते हैं कि अच्छाई और न्याय की ये आवाज़ ऐसे ही गूंजती रहे, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई का साथ देने वाले आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। क्या पता
आपकी शेयर की गई इस एक कहानी से किसी के अंदर बैठा हुआ अहंकार हमेशा के लिए टूट जाए और कोई किसी गरीब का सहारा बन जाए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।